नीड़ ना दो चाहे टहनी को आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइज, इसी के साथ मैं अपने द्वारा लिखित भाषण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरा उत्साह वर्धन कीजिए। तो गाइज, आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? कुछ चंद फिरंगी अंग्रेज से। वो अंग्रेज जो हमारे देश पर बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक अत्याचार करते रहे। क्यों कर पाए? क्योंकि हम लोग उनके पराधीन थे। और गाइज, अगर बात किया जाए, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसका मतलब हमारा देश कभी ना कभी प्रतंत्र था। तो क्या हमारा देश केवल अंग्रेज़ों के ही प्रतंत्र था? नहीं। उसके पहले अगर हम अपनी संस्कृतियों पर बात करें, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। विश्व बंधुत्व की भावना हमारी संस्कृति में है। अतिथि देवो भव की भी भावना हमारी संस्कृति में है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये सब हमारी ही संस्कृति है। परंतु उस संस्कृति के अलावा हमारे देश में बहुत सारे रूढ़िवाद, अंधविश्वास व्याप्त थे। पहले अंग्रेज तो शासन कुछ 1600 में ही अपने वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके वो भारत में आते हैं। परंतु उसके पहले जो हमारे देश में साम्राज्यवाद फैला था, हमारे देश में बहुत तरीके से अंधविश्वास या बुराई भी फैली थी बहुत पहले। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम लोगों पर अत्याचार करे हैं तो केवल अंग्रेज लोग किए हैं। अंग्रेज लोग के अलावा हमारे देश के ही कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे देश की साधारण जनता को प्रताड़ित करे हैं। तो गाइज, अगर बात की जाए हमारी संस्कृति की, तो हम सभी जो BLED की स्टूडेंट्स हैं वो ऋग वैदिक काल से, उसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा से, फिर उसके बाद मुगल कालीन शिक्षा, फिर अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा, फिर उसके बाद आधुनिक शिक्षा पढ़े हैं। तो गाइज, अगर हम बात करें इन्हीं कालीन शिक्षा में, तो जो ऋग वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें भी सभी को समान नहीं समझा जाता था। उनके जाति, धर्म, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, यानी समानता तब भी नहीं थी। अगर बात की जाए ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण को केवल और केवल विद्यार्जन का अधिकार था। क्षत्रिय को केवल और केवल युद्ध करने का अधिकार था, और वैश्य को केवल व्यापार करने का अधिकार था। शूद्र केवल सबकी सेवा करते थे, यानी वो ऐसा नहीं, सेवा नहीं मीन्स केवल सेवा करते थे। ब्राह्मण केवल विद्यार्जन करते थे। क्षत्रिय केवल धनुर्विद्या का या कोई भी शास्त्र इस तरीके से युद्ध करने का प्रशिक्षण लेते थे। और जो वैश्य हैं वो केवल व्यापार का प्रशिक्षण लेते थे, व्यापार करते थे। तो अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य या वैश्य शूद्र, ये एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी का काम नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है शूद्र केवल अगर ये कर रहा है तो ब्राह्मण भी केवल विद्यार्जन का काम कर रहा है। अगर ब्राह्मण के व्यक्ति को भी अगर दूसरे कैटेगरी में जाना रहे, दूसरे कैटेगरी का काम करना रहे, तो वो नहीं कर सकते थे, उनको अधिकार नहीं था। तो ये ऋग्वैदिक कालीन की बात रही। और यहाँ तक जो शूद्र हैं उनको तो शिक्षा का अधिकार दिया भी नहीं गया था। ऐसा नहीं है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो लोगों को शिक्षा नहीं दिया गया था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और हमारी संस्कृति में ये भी किया गया था उनके साथ। फिर उसके बाद बात करें बौद्धकालीन शिक्षा में, तो बौद्धकालीन शिक्षा में परिस्थितियाँ थोड़ी सुधरी थी, लेकिन ऐसा नहीं था सभी को समान शिक्षा दिया जाता था, तब भी ऐसा नहीं था। और अगर बात करें नारी शिक्षा की, तो नारी शिक्षा में केवल अपाला, घोषा जैसी महिलाओं ने ही शिक्षा में पारंगत हासिल की थी, वही शास्त्रार्थ में भाग ली थी, जो कि बड़े घर की स्त्रियां थी। लेकिन अगर बात की जाए उससे नीचे घर की औरतों की, तो वो लोग शिक्षा का उनको अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था। फिर इसी का फ़ायदा उठाते हुए, यानी हमारा देश जो था वो धर्म, जाति, वर्ग, लिंग आदि में बटा हुआ था, तो इसी का फ़ायदा उठाते मुगल लोग आए। बाबर आए, अकबर आए, हुमायूं आए, फिर इसी तरीके से और बाकी लोग भी आए। तो ये हमारे देश को लूटते रहे। क्यों लूट पाए? क्योंकि हमारे देश के लोग वर्ग, लिंग, जाति आदि में बटा हुआ था। इसी का फ़ायदा उठा करके वो कई साल तक हमारे देश पर अत्याचार करते रहे। अगर बात की जाए अंग्रेज की, तो अंग्रेज उनके बाद आते हैं। अंग्रेज क्यों आते हैं? वो पहले आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से, अपने व्यापार वाली नीतियों को बढ़ाने के उद्देश्य से। लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारा देश
बटा हुआ है धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो ये इसी हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर हमारे देश पर कई वर्षों तक अधिकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा देश बटा हुआ था जाति, धर्म, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर। तो गाइस, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इतिहास को सीखें। इतिहास पढ़ने का केवल ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम किस शासक के बाद कौन से शासक आए थे या किस युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हुआ था, युद्ध कितने सन में हुआ था। इतिहास पढ़ने का एक कतई मतलब नहीं होता। इतिहास पढ़ने का केवल एक ही मकसद हमारा होना चाहिए कि हम अपने इतिहास को पढ़ें और सीखें और वहाँ जो गलतियाँ की गई थी वो गलतियाँ दोबारा न दोहराई जाए। तो भारत के नागरिक होने के कारण, क्योंकि हम लोग भी भारत के नागरिक हैं और हम ही लोगों से भारत का देश बना है। क्योंकि अगर प्रस्तावना की बात की जाए तो उसमें भी लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक सामाजिक, सुदृढ़, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा वहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए। तो ये सब हमारे अगर प्रस्तावना में लिखा गया है, प्रियम्बल में लिखा गया है, तो उससे भी सीख लेना चाहिए कि हम भारत के लोगों के द्वारा ही भारत का निर्माण हुआ है। हमारे भारत में अगर कोई भी पॉलिसी अपनाई जा रही है तो हमारे द्वारा प्रतिनिधि लोग ही अपनाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे प्रतिनिधि को लेकर आएँ जो हमारे देश की प्रगति के बारे में सोचें। तो अगर हम भारत के न्यू हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि हम जो है इतिहास को इस दृष्टि से देखें कि जो भी गलतियां करी गई हैं उनको हम न दोहराएं आगे और उन गलतियों से सीखें ताकि हमारे देश पर कोई और अन्य देश ना अधिकार कर लें। जैसे कि अंग्रेज़ लोग, उसके पहले मुगल काल के जो लोग थे वो लोग अधिकार कर पाए थे। क्यों कर पाए थे? क्योंकि हमारा देश धर्म, जाति, वर्ग विशेष में बटा हुआ था। फिर गाइज अगर बात की जाए उसके बाद कि हमारा जो देश है, हमारे देश में क्या जो ये अंग्रेज़ लोग हैं यही लोग शासन करते आए हैं या हमारे देश को चिंता है कि अन्य देश हमारे ऊपर आक्रमण ना कर ले केवल इसी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में आज भी नेता लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नेता लोग, बहुत नेता जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम जो कि राष्ट्रपति हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी GDP को बढ़ाने में या इन सब में इन लोगों का भी योगदान है। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं हैं। बहुत लोग हैं जो हमारे देश के प्रगति के बारे में, हमारे देश के उद्धार के बारे में नहीं सोचते हैं। वो केवल अपने जेब के बारे में सोचते हैं, वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। बाकी अगर बात की जाए कांग्रेस सरकार में तो इंदिरा गांधी भी अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक पार्टी को हम दोषी करें कि इस पार्टी में केवल ये पार्टी के ही लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। पार्टी में बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत लोग बुरे हैं। तो वही लोग हमें अगर कोई सुविधाएं भी देते हैं तो धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, स्थान, जन्मस्थान के आधार पर देते हैं। जबकि हमारे संविधान में लिखा गया है, हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, लिंग, वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उनको समान समझकर हर एक फंडामेंटल राइट उनको दिया जाएगा। तो कुछ चंद नेता लोग जो हैं हमें इन चीज़ों में बांटकर हमें सुविधाएं देते हैं ताकि हम लोग नेता से न लड़कर आपस में लड़ें और आपस का अहित करें। और इस तरीके से हमारे देश का हित नहीं हो सकता। हमारे देश का हित तभी होगा जब देश के सभी युवा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने अंदर की बुराइयों को हटाएंगे, अच्छाइयों को सीखेंगे और अपने देश के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे और जो धर्म, लिंग, वर्ग, जाति इन चीज़ों से उठ करके अपने देश के हर एक नागरिक के बारे में सोचेंगे। हमारा फंडामेंटल राइट है अगर स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो बाकी लोगों का भी अधिकार यही है। हमें अपने अधिकारों के लिए दूसरों का अधिकार नहीं छीनना है। तो अगर बात की जाए BLED की, तो हम लोग BLED के सभी स्टूडेंट हैं, तो हम लोग एक भावी टीचर बनने वाले हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग ऐसा कार्य करें, ऐसी पीढ़ी तैयार करें कि वो हमारे देश में सहयोग करें। बालकों को या बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ तालीम के साथ साथ तहजीब भी सिखाएं, उनको हर एक चीज़ का तरीका भी सिखाएं, उसके साथ साथ मोरल वैल्यूज़ भी सिखाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उन्हीं से जो बच्चे हैं वही हमारे देश के भविष्य हैं। अगर हम बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से हम देश के सहभागी बनेंगे। तो किसी भी प्रोफेशन या किसी भी जगह जाकर चाहे जो भी हम व्यवसाय अपनाएं, लेकिन उस व्यवसाय में हम लोग अच्छा करना चाहें, यही हमारे देश की सबसे बड़ी देश प्रेम है।
देश प्रेम का मतलब केवल अब ये नहीं रह गया है कि हम अपने देश के लिए केवल ऐसे ही लड़ें, बोल करके या उद्घोषणा करके, नारा लगाकर। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ पर भी अगर कोई अनावश्यक चीज़ें जल रही हैं तो उसको हम अनावश्यक ना जलाएं, अनावश्यक पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पानी का भी संकट कुछ दिन में आने वाला है। तो अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो दूसरा कोई नहीं समझेगा। तो हम लोगों को एक निचले स्तर से सोचना होगा और पूरे समाज को मिलकर एकजुट होकर अगर सोचेंगे अपने देश के बारे में, तभी देश का उद्धार होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के द्वारा ही देश का उद्धार हो, कुछ लोगों से देश का निर्माण ही नहीं हुआ है तो कुछ लोगों के द्वारा कैसे उद्धार होगा। हमें हर एक लोग को आगे आकर अच्छे काम करने होंगे, देश के बारे में सोचना होगा। तो गाइस, चाहे जिस भी प्रोफेशन में जाएं उस प्रोफेशन में अच्छा करें और बच्चों को तालीम के साथ साथ तहजीब भी सिखाएं, तभी हमारे देश का उद्धार होगा। यूनिटी मतलब होता है एकता। जैसे कि हमारे देश भले ही विविधताओं वाला देश है, लेकिन विविधताओं का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। हम लोग तब भी एक साथ रह सकते हैं। हम एक दूसरे की संस्कृतियों, कल्चर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में कुछ अलग संस्कृति है, तमिलनाडु या केरला में अलग संस्कृति है, तो हम उन संस्कृतियों को सीख सकते हैं, हम उन संस्कृतियों से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा देश अगर विविधताओं का या डाइवर्सिटी का देश है तो भी हम यूनिटी बनाकर रह सकते हैं। अगर देश की बात आए तो हम सभी को एक साथ होकर के अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। देश प्रेम का मतलब होता है कि अपने कार्य को अच्छे से करना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना, सभी के फंडामेंटल राइट को समान समझना और अपने अंदर की बुराइयों को निकालना। स्त्री या मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उस पर हमें किसी भी चीज़ के आधार पर, जैसे जाति, वर्ग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को समान समझकर शिक्षा की ओर प्रेरित करना चाहिए। अगर इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आप लोगों को एक स्टोरी भी सुना रहे हैं, उस स्टोरी को सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हमारे प्राचीन समय में जबकि परिस्थितियाँ इतना विपरीत थी, इतना ज़्यादा ही अपोजिट थी, तब भी उस समय भी हमारे देश की नारियों ने भी अच्छा कार्य किया है हम लोगों के लिए। तो उनके कार्यों को हमें नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उनके कार्यों से प्रेरित होकर के बाकी लोगों को भी सिखाना चाहिए, ताकि वो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएँ। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा यंत्र है या एक माध्यम है जिसके द्वारा हमारे देश का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। तो गाइस, सावित्री बाई फुले का अगर हम कहानी सुनाएं आप लोगों को, तो इनका जन्म जो हुआ था सतारा में हुआ था और उस टाइम पुनर्जागरण का पूर्वार्ध चल रहा था। उस टाइम साम्राज्यवाद या यूँ कहें कट्टरपंथी या ब्राह्मणवाद बहुत चरम सीमा पर फैला हुआ था। इनका जब जन्म होता था तो ये बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी, इनका शिक्षा में रुचि था, ये पढ़ना चाहती थी। लेकिन एक बार ऐसा होता है इनके साथ कि ये जब कॉलेज में, स्कूल में जाती हैं बाकी बच्चों के साथ पढ़ने के लिए, तो इनसे कुछ पूछा जाता है। जब ये बता देती हैं तो वहाँ पर इनके जो मास्टर जी रहते हैं इनसे कहते हैं कि अगर लड़कियाँ पढ़ती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने पति, जो उनके पति भोजन करते हैं, मतलब पति का भोजन ना रह करके विष के समान हो जाएगा। तो इनको ये बताया जाता है, ये समझ नहीं पाती हैं। फिर आ करके अपने घर पर पूछती हैं तो इनके घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा विवाह होने वाला है ज्योतिबा फूले के साथ, तो तुम उन्हीं से पूछना। तो फिर जब इनका उस टाइम हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह, सती प्रथा और फिर जो बाकी लोग भी, मतलब बाकी धर्म जाति, मतलब इस चीज़ों में बटा हुआ था, विधवाओं के साथ बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। तो इस तरीके का माहौल उस टाइम भी था। तो जब इनका बाल विवाह होकर के, मतलब जब इनका विवाह होता है, फिर ये आती हैं, तो ज्योतिबा बाई फुले भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो उनको लगता है कि सावित्री बाई फुले में, मतलब इनको शिक्षा में रुचि है, तो वो इनको शिक्षा देते हैं, इनको सिखाते हैं, इनको पढ़ाते हैं, अच्छा एक नागरिक बनाते हैं। फिर एक दिन यूँ ऐसा होता है कि ज्योतिबा बाई फुले कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन एक विधवा महिला रहती है, वो कूदने जा रही होती है, तो ये ज्योतिबा बाई फुले उसको बचाते हैं। तो फिर वो कहती हैं कि आप बेवजह मुझे बचा लिए, हमारे साथ या जो भी होगा आप समाज में, क्योंकि हम विधवा हैं तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा शोषण किया जाएगा, उससे अच्छा है तो हम मर ही जाएँ। तब फिर ये इनको बहुत वेदना पहुंचती है इनके मस्तिष्क में। इनको लगता है कि हमारे देश में आज भी बहुत सारी रूढ़िवाद, अंधविश्वास व्याप्त हैं, इसी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। तो एक दिन ये चिंतित होकर बैठे थे, तो इनसे सावित्री बाई फुले पूछती हैं
कि आपको आज अचानक क्या हो गया कि आप इतने चिंतित हैं, तब ये बताते हैं कि मैंने आपको केवल शिक्षा दिया है, लेकिन हमारे देश में बाकी लोग भी शिक्षित नहीं हैं। केवल एक आंगन के दीपक को जलाने से बाकी पूरे देश के आंगन का दीपक नहीं जल सकता है। अगर मैं तुम्हें शिक्षा दी हूँ तो क्या तुम एक दीपक के रूप में हजारों दीपक जला सकती हो? यही मेरा चिंता है आज। तो वो कहती हैं हाँ ज़रूर जला सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लोगों को आगे लेकर आएँ, उनको शिक्षा दें। तो वो उस दिन उस जिम्मेदारी को संभालती हैं और कहती हैं कि अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम ज़रूर कुछ करेंगे। तो उस दिन से वो शिक्षा देने के लिए सोचती हैं, लेकिन ऐसा होता है उनके साथ, जब वो शिक्षा देने के लिए जाती हैं तो बहुत से लोग जो समझते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था तो उन पर कीचड़ फेंकते थे और बहुत सारे अत्याचार भी करते थे। लेकिन वो इन सबसे पीछे नहीं हटी, बल्कि उनका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास और ही ज़्यादा मजबूत फर्म होते गया और वो और ज़्यादा ही लोगों को पढ़ाने के बारे में सोचने लगी। तो स्त्रियों के लिए शिक्षा की जो नींव रखी थी वो सावित्रीबाई फुले ने रखी थी, इसलिए इनको प्रथम अध्यापिका भी कहा जाता है। तो हमें इनके कंट्रीब्यूशन को, इनके योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने आप को तो प्रोग्रेस करना ही है, साथ में समाज के वैसे लोग जो अभी पिछड़े हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि हमारा देश जो है केवल एक ही धर्म, एक ही जाति से नहीं मिलकर बना है, बहुत सारे धर्मों, बहुत सारे जाति, बहुत सारे लिंग से मिलकर बना है। तो हमें हर एक लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अगर सब लोग विकसित होंगे तभी हमारे देश का उद्धार होगा। और अगर बात की जाए स्त्री और पुरुष की, तो जैसे गाड़ी में भी दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया भी खराब होता है तो गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी, अच्छे से क्या चल ही नहीं पाएगी। तो उसी तरीके से अगर हमारे देश के आधार दो लिंग यानी कि स्त्रीलिंग यानी कि वही फीमेल मेल, और इसके अलावा भी जैसे कि LGBT मतलब बाकी वर्ग के लोग भी हैं, तो उनको भी लेकर चलना है। तो अगर ये सभी लोग चलेंगे साथ में तभी हमारे देश का अच्छे से सर्वांगीण विकास हो पाएगा और हमारे देश पर किसी की स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। अंग्रेज़ों के अलावा जो हमारे देश में भी पनपे बहुत लोग हैं उनको भी सबक सिखाया जाए, ताकि वो लोग भी हमारे देश के बारे में अच्छा ही सोचें और अच्छा करें। तो गाइज मुझे लगता है आप लोग इससे सीखे होंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी हमेशा आप लोग मोटिवेट रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।